इसका मेन टारगेट है इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। बाइट से उसको क्लासरूम में कल पढ़ाया था, उसको क्लासरूम में ही पढ़ाना पड़ेगा। मैग्नेट का कुछ सेक्शंस उसको क्लासरूम में ही पढ़ा के रिकॉर्ड करना पड़ेगा। वो यहाँ से जो चीज़ समझ में नहीं आ सकती उसको वहीं से रिकॉर्ड करके तब उसको देखना। आज का मेन टारगेट है जिसमें हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं, और इसमें सबसे पहले अगर मैं बार मैग्नेट की बात करूं, तरीके से इस बात को सुनना पड़ेगा तभी जाके बात बनती है। सपोज करो कि ये मेरा कोई बार मैग्नेट है और इसको ऐसे बना दिया हमने, ये मेरा कोई बार मैग्नेट है। अब ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूं। जैसे पहली बात तो इसको पढ़ेंगे दो स्टाइल में, पढ़ेंगे इसको दो स्टाइल में। एक तो इसको पढ़ेंगे बार मैग्नेट के हिसाब से, एक तो पढ़ने वाले हैं इसको बार मैग्नेट के हिसाब से, और दूसरा इसको हम पढ़ने वाले हैं कॉइल के हिसाब से, यानी कि जिसको मैं लूप बोल रहा हूँ, लूप, या फिर उसको आप कहो कि करेंट कैरिंग कॉइल, कुछ भी नाम दे दीजिए, करेंट कैरिंग कॉइल। हमारे सिलेबस में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दो स्टाइल में पढ़ना है। अब इसके बारे में अगर मैं सोचूं तो इसको जो सिंबल होता है वो होता है एम वेक्टर, ये होता है एम वेक्टर। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, शॉर्ट में इसको तुम मैग्नेटिक मोमेंट भी कह सकते हो, और इसका सिंबल होता है एम वेक्टर। ठीक है, बाकी चीज तो इसमें समझ लेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा अगर मैं बेहतर तरीके से इसको समझना चाहता हूं तो थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चलना पड़ेगा। जैसे तुमने इलेक्ट्रो चैप्टर में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है उसमें तुमने सुना होगा डाइपोल मोमेंट। सिंपल ये टर्म तुमने सुना है, डाइपोल मोमेंट। ये जो डाइपोल मोमेंट वहां पे है इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जो तुम वहां पढ़ते हो इसका नाम होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को अगर लिखना होता था तो हम इसको पी वेक्टर से लिखते थे, इसको लिखते थे पी वेक्टर से। थोड़ी सी इसकी पीछे की कहानी याद दिला दूं। हमारे पास दो चार्ज होते थे और इस तरीके से एक तरफ प्लस क्यू चार्ज होता था, दूसरी तरफ हमारे पास माइनस क्यू चार्ज होता था, और इनके बीच की कोई दूरी होती थी। सपोज करो इनके बीच की दूरी को हमने नाम एल दे दिया, और हमसे पूछा जाता था कि इस पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो हम कहते थे कि कोई भी एक चार्ज पकड़ लो, कोई भी एक चार्ज पकड़ लो और दोनों चार्ज के बीच की दूरी ले लो, ये तुम्हारे को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, ये इसी तरीके से, अच्छा कोई डायरेक्शन भी पूछे, अगर हमसे कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन पूछता था, क्या हो गया पेन को भाई, गड़बड़ मत करो। डायरेक्शन पूछता था तो हम उसको कहते थे कि निगेटिव चार्ज से लेके पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसका डायरेक्शन होता था। अच्छा, इसी डायरेक्शन को अगर मैं यहाँ दिखाना चाहूँ तो इसके डायरेक्शन को मैं ऊपर दिखा देता हूँ, ऐसे दिखाऊंगा, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर। ये वो पुरानी बातें हैं जो अपने को ध्यान में होनी चाहिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के हिसाब से। अच्छा, उसी तरीके से बार मैग्नेट में भी, उसी तरीके से बार मैग्नेट में भी ये सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, बस थोड़ा सा इसका नाम बदलता है, थोड़ा सा इसका नाम बदलता है। कैसे होता है वो यहां देख लेते हैं। जैसे अगर मैं बार मैग्नेट की बात करूं तो उसमें एक तरफ होता है नॉर्थ पोल, तुम जानते हो, दूसरी तरफ होता है साउथ पोल, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, नॉर्थ पोल को साइन कन्वेंशन के हिसाब से प्लस एम कहा गया,
और साउथ पोल को, मतलब एक कन्वेंशन के हिसाब से, और साउथ पोल को -m कहा गया। अच्छा, अब +m और -m, सवाल है कि ये m क्या है। तो इस m का नाम देखो, ये छोटा m लिख रहा हूं, इस m का नाम होता है पोल स्ट्रेंथ। इस m का नाम होता है पोल स्ट्रेंथ। अच्छा हाँ, ये जो बड़ा m था इसका नाम था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, लेकिन इस छोटे m का नाम अलग है। छोटा m अलग है, बड़ा m अलग है। छोटा m पोल स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ है। छोटा m में कोई वेक्टर वाली बात नहीं है, बिल्कुल चार्ज जैसे स्टाइल में ये यूज होता है छोटा m। तो एक तरफ छोटा m, एक तरफ बड़ा m, और माना ये जो बार मैग्नेट हमने लिया है इसकी लंबाई l है। तो हमसे कोई पूछेगा कि आप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यहाँ कैसे लिखोगे, तो मैं यहाँ पे m वेक्टर, ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसका मुझे कोई मैग्नीट्यूड पूछेगा तो मैं जैसे वहां पे एक चार्ज लेता था, जैसे वहां पे एक चार्ज लेता था और दोनों चार्ज के बीच की दूरी कहता था, इसी तरीके से यहाँ पे एक पोल स्ट्रेंथ लूंगा, एक पोल स्ट्रेंथ लूंगा और दोनों पोल स्ट्रेंथ की बीच की दूरी लूंगा। ये मेरे पास m वेक्टर का एक रिलेशन निकल के आ गया। तो अगर मैं यहाँ से इसको ध्यान कैसे रखूं, मेरे से कोई m वेक्टर के बारे में पूछे, अच्छा m वेक्टर के बारे में पूछे, बार मैग्नेट पे चर्चा हो रही हो, तो मैं m वेक्टर बराबर उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू जब पूछी जाएगी तो मैं लिखूंगा m इंटू एल। थोड़ी देर के बाद समझाऊंगा, सही मायने में ये l नहीं, l इफेक्टिव होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। लेंथ की बात, फिजिक्स में जब भी लेंथ की बात हो, फिजिक्स में जब भी जी की बात हो, तो उस समय वो एल इफेक्टिव होता है। सिंपल पेंडुलम में भी जब एल और जी यूज करते हो तो तुम वहां पे एल इफेक्टिव यूज करते हो, जी इफेक्टिव यूज करते हो। आओ, तो अगर ये बात यहाँ से ऐसी आ गई, अब बात आ रही है डायरेक्शन कैसे दिखाऊंगा। तो डायरेक्शन जैसे इलेक्ट्रिक, जब तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते थे तो डायरेक्शन रखते थे तुम निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ऐसे। उसी तरीके से यहाँ पे -m से +m की तरफ डायरेक्शन रखोगे, यानी कि इसका जो डायरेक्शन होगा ये +m से -m नहीं, माइनस से प्लस, यानी कि साउथ से नॉर्थ की तरफ। देखना ये कहानी ऐसे जाएगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ, मतलब -m से +m की तरफ। ये इस तरीके से लिखा जाएगा साउथ से नॉर्थ। इस बात को बस थोड़ा सा ध्यान से देख लो तो बात समझ में आ जाती है। थोड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन, अब ये पोल स्ट्रेंथ आता है। ये पोल स्ट्रेंथ क्या है, जैसे हमने वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज रखते हैं, यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ रखते हैं, तो पोल स्ट्रेंथ भी तो किसी न किसी चीज पे डिपेंड करता होगा। पहली बात तो ये स्केलर है, ये पोल स्ट्रेंथ जो है ये स्केलर है, इसमें डायरेक्शन की टेंशन नहीं है, स्केलर है। लेकिन फिर भी अगर सोचोगे इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट ध्यान रखना है इसकी, इसकी जो यूनिट होती है ये होती है एम्पेयर मीटर, ध्यान रखना, यूनिट पूछ सकते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे हैं बार मैग्नेट की, हम बात कर रहे हैं बार मैग्नेट की। तो बार मैग्नेट में जो ये पोल स्ट्रेंथ होता है ना, ये प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। एरिया मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया पूरा लिख देता हूं, क्रॉस सेक्शन एरिया। इस बात को भूलना नहीं है, यानी कि क्या ध्यान रखना है कि बार मैग्नेट में पोल स्ट्रेंथ जो दो तरह का होता है, +m और -m, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। छोटे m से पोल स्ट्रेंथ को डिनोट करते हैं, जो कि स्केलर क्वांटिटी है जिसकी यूनिट होती है एम्पेयर मीटर। लेकिन बड़े m से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है, माइनस छोटा m से प्लस छोटे m की तरफ होता है। अब जब कैपिटल M की बात हो रही है और वो वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ है,
तो जब भी इसका कभी रिजल्टेंट पूछा जाए तो हम उसको एज ए वेक्टर यूज कर सकते हैं। तो ये इस स्टाइल से निकाला जा सकता है। तो इसको तो हमने अभी कर लिया। जैसे यहाँ पे साउथ से नॉर्थ जाऊंगा, साउथ से नॉर्थ जाऊंगा, तो इसके लिए अगर डायरेक्शन देखा जाए तो एक तो इधर, नीचे वाले के लिए देखा जाए तो इसका इधर, मतलब एक वेक्टर इस तरफ, दूसरा जो वेक्टर है ये जाएगा इस तरफ, और बीच का जो एंगल है ये एंगल थीटा, नीचे वाला m1, ऊपर वाला हमारा m2, और वेक्टर है तो रिजल्टेंट ऐसे निकल जाएगा। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं। लेकिन कभी कभी बार मैग्नेट न पूछ के, बार मैग्नेट न पूछ के वो कॉइल की बात करते हैं, बार मैग्नेट न पूछ के वो कॉइल की बात करते हैं। अभी तक देखो, सुनो मेरी बात, अभी तक तुमने जो फॉर्मूला लगाया था एम वेक्टर फाइंड करने के लिए, उसको तुमने सिंपल सिंपल m इंटू एल रखा था। ये छोटा m जो है ये पोल स्ट्रेंथ है, छोटा m पोल स्ट्रेंथ है। छोटा m को मास नहीं समझना, क्योंकि अगली क्लास में बताऊंगा वहां पे मास भी यूज होने वाला होगा, रोटेशन के साथ मैकेनिक्स मिला के इसमें सवाल पूछा जाता है। इसीलिए छोटे m को गड़बड़ मत करना, इसको बोला जाता है पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ। अच्छा, मैं फिर से कह रहा हूं, अभी जो अगली क्लास होगी उसमें मास भी आएगा, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, सबका अपना अपना सिग्निफिकेंस है, इसको ध्यान से रख सकते हैं। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूं ये वाला सेक्शन कि मुझे निकालना तो कैपिटल एम वेक्टर ही है, मुझे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ही निकालना है, लेकिन अब मैं करंट कैरिंग लूप की बात करूंगा, करंट कैरिंग कॉइल की बात करूंगा। तो करंट कैरिंग कॉइल की बात होगी। अब बात ही समझो, मैंने वर्ड ही बोला करंट कैरिंग, पहले से करंट है, पहले से करंट है। बार मैग्नेट में करंट की कोई बात नहीं होती है, इसीलिए फॉर्मूले में सिंपल m इंटू एल आता है। लेकिन जैसे ही तुम लूप की बात करते हो तो यहाँ करंट की बात होती है, इसीलिए यहाँ पे जब तुम m वेक्टर निकालोगे तो यहाँ पे करंट भी इस फॉर्मूले में यूज होता है, और ये I इंटू ए लिखा जाता है। अब तुम जानते हो कि यहाँ पे एरिया एज ए वेक्टर यूज होगा, इसीलिए इधर भी वेक्टर और इस तरफ वेक्टर होना ही पड़ेगा, करंट वेक्टर हो ही नहीं सकता है, इसलिए एरिया को एज ए वेक्टर ही यूज करोगे। तो दिस इज कॉल्ड एरिया वेक्टर, दिस इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन तुम जानते हो, मोस्टली परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड लिया जाता है। तो ये इसकी कहानी है। तो अब क्या होता है जब सवाल आते हैं पोल स्ट्रेंथ पे, जब सवाल आते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पे, तो बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि फार्मूला कौन सा लगाना है। लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि स्लाइड को देखने के बाद कोई कंफ्यूजन होगा। जैसी क्वेश्चन में करंट गिवन हो, जैसी क्वेश्चन में करंट गिवन हो तो लगाइए आइए। अच्छा देखना, कॉइल की बात है, तो मान लो उसने कहा कि नहीं भैया मेरे कॉइल में नंबर ऑफ टर्न n है, तो उस कंडीशन में मैं m वेक्टर को लगा सकता हूं NIA, NIA लगा सकता हूं, क्या दिक्कत है। नंबर ऑफ टर्न n देंगे तो मैं NIA लगाऊंगा। अब इसी तरीके से इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाओ। अब जरा देखो, चूंकि m वेक्टर बार मैग्नेट में जब तुम पढ़ रहे थे तो बार मैग्नेट में तो टेंशन ही नहीं थी। बार मैग्नेट में तुमसे कोई कहता कि m वेक्टर का तुम मुझे डायरेक्शन बताओ, तो तुम तो कहते कि भैया साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। लेकिन इसी लूप में, इसी लूप में जब m वेक्टर की डायरेक्शन है तो इसके डायरेक्शन को समझेंगे अभी आगे, डायरेक्शन पे चर्चा करेंगे कि इसका डायरेक्शन कैसे निकलता है, इस पे अभी बात करेंगे। इसीलिए अब ध्यान से समझना है कि हमारे पास करंट कैरिंग लूप हो तो उसके लिए कैसे बात करेंगे, लूप पे कैसे बात करेंगे। आओ इसको यहां से देखो। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, एक तो स्लाइड पकड़ लूं क्या, चलो देखो, मान लो कोई कॉइल पकड़ते हैं, पहले बढ़िया वाला, एक कोई कॉइल पकड़ लो, ये लो भैया, ये कॉइल हमने ऐसे रख लिया,
ये रहा कॉइल, दो कॉइल रखे। चलिए, और एक कॉइल में मान लीजिए हमने करंट का फ्लो ऐसे करा दिया, करंट का फ्लो ऐसे करा दिया। अच्छा, आप कुछ नहीं करिए, आप कुछ नहीं करिए, अपने फिंगर्स को कर्ल करिए, अपने फिंगर्स को कर्ल करिए। मैंने करंट दिखाया है, करंट, करंट कैरिंग कॉइल है, हमने यहाँ करंट दिखाया है। अपने फिंगर्स को करंट के अकॉर्डिंग कर्ल करो, अपने फिंगर्स को करंट के अकॉर्डिंग कर्ल करो। फिंगर्स कौन से? राइट हैंड के फिंगर्स को, जो आपके राइट हैंड के फिंगर्स हैं उनको कर्ल करो। किधर कर्ल करो? करंट के अकॉर्डिंग। जैसे ही करंट के अकॉर्डिंग इनको कर्ल करोगे तो जो तुम्हारा थंब आएगा, जो तुम्हारा थंब आएगा, ये थंब तुम्हारा देता है डायरेक्शन ऑफ एम वेक्टर। बस इतना ही आसान है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अच्छा, एक शॉर्टकट भी मैं बता सकता हूँ, यहाँ पे एक शॉर्टकट भी बता सकता हूँ। अब मन में आता है कि एम वेक्टर की डायरेक्शन है, फिर एरिया वेक्टर डायरेक्शन है। तुम सोचो दोनों को सेम होना पड़ेगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूले में भी m इक्वल्स टू आई ए होता है। हम जानते हैं कि m इक्वल्स टू होता है आई ए, और दोनों वेक्टर है, तो जो m वेक्टर की डायरेक्शन वही एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। उल्टा भी बोल सकते हो, जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन वही m वेक्टर की डायरेक्शन। दोनों के डायरेक्शन सेम है, दोनों के डायरेक्शन सेम है। और निकालने का नियम तुम समझ गए। अच्छा, निकालने का नियम तुम इससे भी आसान जानते हो। तुम जानते हो ना, सी से क्लॉक, कल वाली क्लास में दिखाया था, सी से क्लॉक और सी से क्रॉस। अगर अगर क्लॉक वाइज करेंट होता है तो क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये लॉजिक यहां लगाओ, यहाँ देखो, यहाँ देखो, क्लॉकवाइज करंट चल रहा है, इसीलिए जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो अंदर की तरफ होगा, ऐसे होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, मान लो मैं यहाँ डॉट लेके जाऊंगा, मतलब मैंने यहाँ पे उल्टा कर दिया, इसको उल्टा कर दिया तो बस सिंपल, ये रहा यहाँ पे एम वेक्टर और ये रहा यहाँ पे एम वेक्टर, इतना ही आसान है। अच्छा, कभी कभी अगर मान लो थोड़ा कॉइल उसने अलग स्टाइल से रखा, ऐसे रखा कॉइल, कॉइल थोड़ा सा ऐसे रखते हैं, ऐसे ऐसे कॉइल रख दिया, तब उसका क्या? इस तरीके से कॉइल रख दिया तब क्या? और वो ऐसे कॉइल रख रहे हैं, ऐसे इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में कॉइल रखेंगे तो क्या ये ऊपर आएगा क्या? अपने फिंगर्स को ऐसे मोड़ के देखो। इसको समझने के लिए ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला, ये समझ में आना चाहिए कि मैं तो अपने फिंगर्स को, राइट हैंड के फिंगर्स को जैसे जैसे मोड़ूंगा तो उसके हिसाब से मेरा एम वेक्टर का डायरेक्शन आ जाता है। तो बस ये छोटी सी बात है, इसको ध्यान रखना है, बात बन जाती है। देखो मैं कंक्लूजन बताता हूँ क्या क्या करना अपने को। सबसे पहले मुझे एम वेक्टर के बारे में बात करनी हो बार मैग्नेट की, तब तो मैं सिंपल m इंटू एल लगाऊंगा, लेकिन कॉयल की बात होगी तो आई ए लगाऊंगा। कॉयल में अगर नंबर ऑफ टर्न n दे रखा होगा तो एन आई ए लगाऊंगा। उसके बाद रही बात डायरेक्शन की, तो जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है वही हमारा एम वेक्टर की डायरेक्शन है, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन एम वेक्टर डायरेक्शन दोनों सेम है। कैसे निकालना है? तो बस फिंगर्स घुमा लो करंट के अकॉर्डिंग, जो थंब आएगा वही एम वेक्टर का डायरेक्शन है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अब हम सवाल करते हैं, हमको खुद सोचना है कि मुझे आई ए वाला फॉर्मूला लगाना है या फिर अपने को m इंटू एल वाला फॉर्मूला लगाना है। जैसे ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें से इन सब क्वेश्चन में तुमको मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है, हर क्वेश्चन में मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है। नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सिस्टम क्या होगा ये बताना है। कई सारे सवाल दे रखे हैं, बढ़िया बात है। चलो इसको क्या करता हूं मैं, कॉपी कर देता हूं, कॉपी कर देता हूं आराम से, फटाफट नंबर दे ही रखा है, आराम से इसको पॉज वॉज करके और
करिए, फटाफट करिए, फिर मैं मिलाऊंगा, फिर आंसर मैच करेंगे। चलिए, ऊपर वाला डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ, कलर चेंज कर लेता हूँ, डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ ऐसे, नीचे वाले का भी साउथ से नॉर्थ ऐसे, ऊपर वाले से m मिलेगा, नीचे वाले से भी m मिलेगा, तो मेरा आंसर इसका हो जाएगा 2m। वेक्टर है, ऐड कर दिया। ऊपर वाले का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ, ये रहा m। अब हमने चूंकि एरो दिखा दिया तो वेक्टर नहीं लिख रहे उसको, इसका भी साउथ से नॉर्थ, इसका भी m, दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में सेम वैल्यू के साथ, नेट रिजल्टेंट इसका हो गया हमारा 0, इसका हो गया हमारे पास 0। आओ फिर से इसको समझते हैं। दो बार मैग्नेट साउथ से नॉर्थ, ये गया, इसकी वैल्यू m, फिर ऊपर वाला भी ये गया, देखो साउथ से नॉर्थ, उसकी वैल्यू भी m, दो वेक्टर 90 डिग्री पे, रिजल्टेंट हो जाएगा √2 टाइम्स, तो √2 टाइम्स m, ये इसका आंसर हो गया भाई। अब ये जो d वाला है, d वाले को थोड़ा समझते हैं, d वाले को थोड़ा सा समझते हैं, कॉपी कर लेता हूं, d वाला थोड़ा समझाता हूं। डी वाला देखने में लग रहा है लेकिन है थोड़ा अलग। ठीक है, आ जाओ डी वाले पे चर्चा करते हैं। देखो डी वाले का क्या मामला है, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, ठीक है भैया, नीचे वाले का तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया एम। साउथ से नॉर्थ, ओहो साउथ तो इसका ऊपर है, तो इसका तो इधर आ जाएगा, समझो, एंगल का ध्यान रखना है, एंगल का, एंगल में हमारा टेल मिलने चाहिए। जब भी हम एंगल की बात करते हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स मतलब पहले तो टेल मिलाओ, जब टेल मिलाओगे तभी बात बनेगी। अब जरा सोचना, अब जरा सोचना, हमको तो ये एंगल से मतलब है, सोचो, ये एंगल से मतलब है, फिर से बनाता हूं, ये इधर एम वेक्टर, एक इधर ये रहा, तो हमारा जो एंगल आएगा वो ये आएगा, एंड दैट इज 120 डिग्री। बस इतना ध्यान देना है। अब 120 डिग्री अब हो गया, अब तो वैल्यू लिखनी है, दो वेक्टर 120 डिग्री पे हो, सेम मैग्नीट्यूड के हो, तो जो यहाँ से m की जो नेट वैल्यू आएगी वो m ही रह जाएगी। अगर दिक्कत हो तो फॉर्मूला लगा देना, √a² + b² + 2ab cos 120, और cos 120 -1/2 होता है, जिसको दिक्कत हो ऐसे लगा लेगा, cos 120 की जगह -1/2 रखेगा, तब भी उसका वही आंसर आएगा, m नेट यहाँ पे m हो जाएगा। आओ, तो ये भाई डी भी हो गया। अब बात आती है ई की, अब बात आती है, ये सब हो गया, अब बात आती है ई वाले की, ई वाले की, ई वाले का देखो ध्यान से, इसका ये है इसकी कहानी, ये देखिए, साउथ से नॉर्थ ये रहा, साउथ से नॉर्थ ऊपर ये रहा, और साउथ से नॉर्थ नीचे ये रहा, तो मतलब कुल मिला के अगर इसमें इसमें मैं चेक करूंगा तो मेरे पास लगातार लगातार वेक्टर मिल रहे हैं। जैसे एक वेक्टर साउथ से नॉर्थ ऐसे गया, दूसरा वेक्टर साउथ से नॉर्थ मतलब ऐसे गया, तीसरा वेक्टर भी साउथ से नॉर्थ
मतलब ऐसे गया, यानी कि तीनों सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर लगातार चल रहे हैं, मतलब कि ये तो क्लोज हो गया फिगर, यानी कि मेरा यहां से एम नेट जो होगा वो हो गया 0, खत्म। अब इसकी बात करो भाई, इसकी बात करो, ये बड़ा ठीक है, इसमें थोड़ा समझदारी से बात करते हैं। जैसे सबसे पहले नीचे वाले को देखो, साउथ से नॉर्थ ये रहा डायरेक्शन, ऊपर वाले को चेक करो, साउथ से नॉर्थ ये रहा डायरेक्शन, दो वेक्टर एक ही तरफ, दो वेक्टर एक ही तरफ, ये भी m ये भी m, तो इनका जो रिजल्टेंट हुआ है ये इधर आ गया एंड वैल्यू इज 2m, एक तो ऐसा मिला। अब चलो दूसरी बात करें, दूसरी बात, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, तो मतलब एक तो इधर मिल रहा है और दूसरा इधर मिल रहा है, यानी कि ये इधर भी दोनों के रिजल्टेंट लिख लेता हूं, तो ये आ गया 2m, क्योंकि ये भी m था ये भी m था। अब दो वेक्टर हों, दो वेक्टर हों, दोनों 90 पे हों, तो रिजल्टेंट √2 टाइम्स हो जाता है, तो ये √2 टाइम्स 2m हो जाएगा। बस इसी तरीके से ध्यान देखना है। देखना बार मैग्नेट था तो हमने m वेक्टर निकालने के लिए, m वेक्टर निकालने के लिए बस डायरेक्शन निकाला है और उसका रिजल्टेंट लिख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने कभी भी करंट के बारे में नहीं सोचा, हमने करंट के बारे में सोचा ही नहीं है। अब तुमको थोड़ा सा एक और बात समझाता हूं। जैसे मान लो ये बार मैग्नेट है ऐसा वाला, ये बार मैग्नेट हमको दे रखा है और हमसे कहेंगे कि चलो इसको हम कट कर देंगे। कट करेंगे तो क्या होगा, बार मैग्नेट है और इसको कट करेंगे, तो सबसे पहले अपने को छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए कि भाई मेरे पास जो m वेक्टर का मैग्नीट्यूड आता है और बार मैग्नेट की बात हो तो m इंटू एल आएगा, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, ये जो m है जिसका नाम तुमने कहा है पोल स्ट्रेंथ, जिसका नाम तुमने पोल स्ट्रेंथ क्या है, ये एरिया के प्रोपोर्शनल है। जितना मोटा मैग्नेट होगा, जितना मोटा मैग्नेट होगा उतना ज्यादा पोल स्ट्रेंथ होगा। मैग्नेट को पतला करोगे, मैग्नेट को पतला करोगे पोल स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, ये बात पता होनी चाहिए। मैग्नेट को पतला करो इसका मतलब उसका पोल स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, ये बात समझ में आनी चाहिए। अच्छा ठीक है भाई, तो कटिंग वाले सवाल ऐसे ही तो होते होंगे, कटिंग वाले सवाल ऐसे ही तो होते होंगे। अब हमारे पास कटिंग करने के जैसे जैसे तरीके हैं उस तरीके से हमारा काम हो जाएगा। जैसे मान लो एक बार मैंने इसको इस तरीके से काट दिया बीचों बीच, मैंने इसको बीचों बीच ऐसे करके काट दिया। जब इसको बीचों बीच काटूंगा इस तरीके से, जब इसको बीचों बीच काटूंगा इस तरीके से, तो देख के ही लग रहा है कि मेरा जो मैग्नेट है, मेरा जो मैग्नेट है ये पतला हो जाएगा, मेरा जो मैग्नेट है ये पतला हो जाएगा। थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं, लो भैया ऐसे कर दिया फटाफट, ये देखो काटा और ये ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे हो गए, दो मैग्नेट बना दिए। तो कहने का मतलब ये है कि पहले ऐसा था और काटने के बाद अगर ये ऐसा हो गया है तो क्या क्या फर्क पड़ा होगा। लेंथ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा भाई, लेंथ तो पहले भी एल है और लेंथ आज भी एल है, लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो फर्क आखिर पड़ा किस पे, ये मैग्नेट पतला हो गया, ये मैग्नेट दुबला हो गया, मतलब यहाँ पे इसका पोल स्ट्रेंथ अगर +m था और यहाँ पे इसका पोल स्ट्रेंथ अगर -m था, तो काटने के बाद अगर मैं ऊपर वाले पे फोकस कर रहा हूं तो इसका पोल स्ट्रेंथ प्लस का m/2 हो जाएगा और इसका पोल स्ट्रेंथ माइनस का m/2 हो जाएगा। सिमिलरली नीचे वाले की भी वही बात होगी, इसका पोल स्ट्रेंथ प्लस का m/2 और इसका पोल स्ट्रेंथ माइनस का m/2, ऐसा हो जाएगा। इस तरीके से बात बन जाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अच्छा, तो भाई मेन बात अगर हमसे कोई पूछे कि किसी एक पार्ट का, इसमें से किसी एक पार्ट का अगर मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जाए,
चलो पहले ऊपर वाले की बात करते हैं। यहां मेरे से कोई मैग्नेटिक मोमेंट पूछता, उसका मैग्नीट्यूड, तो मैं उसको कहता कोई भी एक पोल स्ट्रेंथ इनटू उसका लेंथ कर लो। लेकिन मान लो मेरे से कोई कहे कि किसी एक पार्ट की बात कर रहा हूं, एक टुकड़ा, जो यहां से एक टुकड़ा निकाला, उसका अगर मेरे से कोई पूछे मैग्नेटिक मोमेंट, तो इसका नाम मान लो मैंने m डैश दे दिया, तो इसका पोल स्ट्रेंथ रखना पड़ेगा m/2 और लेंथ रखना पड़ेगा l। तो वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू आएगी m/2। तो सोचो सिमिलरली ऊपर वाले की भी वैल्यू वही आएगी m/2। इसका मतलब कंक्लूजन ये रहा कि पूरा का पूरा जो मैग्नेटिक मोमेंट है आधा टुकड़े का, वो कैपिटल m/2 हो गया है। मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल m/2 हो गया है। चलो थोड़ी और चर्चा करते हैं इसको। अब इसको बीचों बीच काटते हैं इस तरीके से। अब इसको यहां से मान लो ऐसे करके काटा, ऐसे करके काट दिया। जब इसको इस स्टाइल में काटोगे, जब इसको इस स्टाइल में काटोगे ऐसे, तो अब इसके दो टुकड़े बनेंगे। अब जरा ऐसे समझाता हूं, इधर चिपका दो इसको, ये देखो, एक टुकड़ा इधर, दूसरा टुकड़ा इधर, ये ऐसे बन गया। अब इसमें बात क्या आ रही है, इसको जरा समझते हैं। अब इसमें पहले की जो कहानी थी, ऊपर वाला था +m, सामने वाला ये जो था ये था -m, और इसकी जो लंबाई थी इसको हमने l लिया हुआ था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या बात हो गई, लंबाई हर एक टुकड़े की आधी हो चुकी है। ये लंबाई l/2 और यहां से जो ये लंबाई है ये भी l/2 हुई है। लेकिन ध्यान से समझना, हमारा पोल स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एरिया वही है। क्रॉस सेक्शन एरिया जो यहाँ इतना है उतना ही क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे भी है। इसका मतलब यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ आज भी +m मेंटेन रहेगा, और यहाँ का पोल स्ट्रेंथ आज भी -m मेंटेन रहेगा। लेकिन अब बार मैग्नेट को काटोगे तो तुम तो जानते हो इसके मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। इसका मतलब हर एक टुकड़ा नया नया मैग्नेट बनता जाएगा। तो एक तरफ +m तो यहाँ अपने आप -m आएगा, और यहाँ -m तो यहाँ अपने आप +m आएगा। ये मैग्नेट की खासियत है। अच्छा, तो यानी कि लंबाई आधी हुई है। तो कोई अगर मेरे से पूछे कि किसी एक टुकड़े का आप आराम से मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के बताओ, तो मैं उसका पोल स्ट्रेंथ जो कि एज इट इज m है, लेकिन लंबाई को आधा कर दूंगा, तो यहां से ये वैल्यू मेरे को m/2 आ गई। तो बात क्या समझने की है, मैंने अलोंग द लेंथ जब काटा था तब भी एक टुकड़े का मैग्नेटिक मोमेंट m/2 आया, और जब मैंने परपेंडिकुलर टू द लेंथ काटा तब भी मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल m/2 आया। तो आप चाहे कैसे भी काटो, हर एक टुकड़े का मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल m/2 ही आता है। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखने की है, आराम से इसको समझ सकते हैं। अब चलो थोड़ा सा करंट कैरिंग कॉइल के बारे में याद दिला दूं, फिर से सुनना। करंट कैरिंग कॉइल में m की डायरेक्शन जब फाइंड करनी हो, राइट हैंड रूल लगाओ, फिंगर्स को कर्ल करो डायरेक्शन ऑफ करंट में, थंब तुम्हारा m वेक्टर का डायरेक्शन देगा। m वेक्टर का फॉर्मूला करंट कैरिंग कॉइल में NIA होगा, n यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न है। अच्छा, अब जरा समझना, जब हमारे पास m कैपिटल M बराबर छोटा m इंटू L लिया जाएगा, सही मायने में वो L नहीं, L इफेक्टिव है। इसको समझने के लिए 4 सवाल हमने लिए, और इन चारों सवाल में मुझे मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है। अभी मुझे ये नहीं पता कौन सा फॉर्मूला लगाना है, लेकिन जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था तो मेरा ध्यान गया कि यहाँ पे लेंथ पे चर्चा है। जैसी लेंथ पे चर्चा हो
तब समझ लेना है कि m इंटू एल सोचने की बारी है, और समझदारी कहती है कि L नहीं, L इफेक्टिव सोचो। अब सवाल पढ़ो, कह रहा है कि स्ट्रेट स्टील वायर जिसकी लंबाई L है, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M है, उस वायर को अलग अलग शेप में इसने बेंड किया है, तो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। एक एक करके सवाल करते हैं। वायर वही था, क्या था इसमें समझना, इस क्वेश्चन के पास क्या था, एक वायर था, ऐसा वायर था, हर वायर के पास उसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा। अब इसकी लंबाई L थी भाई, चलो इसकी लंबाई L थी, वायर की लंबाई L है, यानी कि मेरे से अगर वहां पे M पूछा जाता तो मैं M इंटू एल लाता। ध्यान रखता कि यहाँ पे L नहीं, L इफेक्टिव होता है। अब ये स्टील की वायर इसने ले रखी है, अब इसी वायर को इसने बेंड करके अलग अलग शेप बनाए, इसी वायर को बेंड करके इसने अलग अलग शेप बनाए। पहला शेप इसने उसी वायर से ऐसा बना दिया। ध्यान रखना वायर की लंबाई तो L ही रहेगी, उसी को बेंड किया है, तो यहाँ पे L को ऐसे बेंड किया कि उसको दो टुकड़े करे, उसके L/2 इस तरीके से कर दिया उसने। फॉर्मूला तो M इंटू एल ही लगना है। अच्छा अब जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हुआ ये एक यहां और दूसरा यहां। अब ये अगर माना कि एक अगर m है तो यहाँ पे दूसरा वाला क्या होगा, -m। सोचने वाली बात है। अब मेरे पास एक टुकड़े की लंबाई L/2 है, अगर मुझे किसी तरीके से, मेरा टारगेट क्या होगा कि मैं L इफेक्टिव फाइंड करूंगा, और लेंथ जब जब इफेक्टिव की बात होती है तब तब वो वेक्टर स्टाइल से निकलता है, आराम से उसको निकाल सकते हैं। इनिशियल और फाइनल पॉइंट को सीधी लाइन से जोड़ दीजिए और वही लाइन की लंबाई L इफेक्टिव होगी। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की ये जो लंबाई डॉटेड से देख रहे हो, दैट इज L इफेक्टिव। और L इफेक्टिव निकालोगे कैसे, तो बड़ा आसान है, यहाँ से ये एक L/2 का स्क्वायर और प्लस दूसरा भी L/2 का स्क्वायर, बस इसका स्क्वायर करके रूट करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा L/√2, L/√2 आ जाएगा। तो अब मेरे से M' अगर पूछा जाए, मतलब नया वाला मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जाए, तो कोई एक पोल स्ट्रेंथ और लेंथ के जगह इफेक्टिव फाइंड करूंगा इनिशियल और फाइनल को जोड़ के। अच्छा इसका मतलब ये आ जाएगा L/√2। अब जरा सोचो, जब हमने M इंटू एल पहले रखा हुआ था तो वो M इंटू एल हमारा कैपिटल M का काम कर रहा था, तो ये हो जाएगा कैपिटल M/√2। ये देखो जब हमने यहां से M इंटू एल रखा था तो कैपिटल M का काम कर रहा था, इसीलिए इसका आंसर इतना हो जाएगा। दूसरा देखते हैं सवाल, इसमें देखते हैं। अब इसने ऐसे मोड़ा कि 60 डिग्री पे चला गया। तुम समझ लो, अब तुम्हारे मन में बात क्लिक हो रही होगी कि मेन टारगेट तो मेरा L इफेक्टिव फाइंड करने का है, L इफेक्टिव फाइंड करने का है। अब देखो थोड़ा बच्चों वाला लगाते हैं इसमें मैथ्स, ये L/2 एंगल 60, तो बस सोचो इस एंगल को भी 60 होना पड़ेगा, और साइड्स के अपोजिट वाले एंगल इसको भी 60 होना पड़ेगा, तो इसकी मजबूरी है इसको भी L/2 ही होना पड़ेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनने पड़ेंगे। यानी कि जो L इफेक्टिव की बात चल रही है वो L इफेक्टिव इसमें L/2 हो जाएगा, और जैसे ही L इफेक्टिव आपको मिल जाएगा, आप यहाँ से M की वैल्यू जो निकालोगे, M इंटू L/2 लगाओगे, तो ये वापस M/2 आ गया, M/2 आ गया। फिर से देखो यहाँ पे टारगेट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है L इफेक्टिव फाइंड करने का। L इफेक्टिव क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि मुझे कैपिटल M फाइंड करना है। IA तो मैं लगा ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि IA कब लगाता, जब करंट की बात होती, यहाँ करंट की बात ही नहीं है। मेरे पास एक वायर था, उस वायर को इसने अब की बार ऐसे करके मोड़ दिया, वायर को इसने मोड़ा है ऐसे। अच्छा जरा सोचो, तो यहाँ पे L इफेक्टिव की जब मैं बात करूंगा तो मान लो यहाँ पे +M बना होगा और यहाँ पे -M बना होगा,
तो एल इफेक्टिव की बात करूंगा तो ये दूरी यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी 2r। तो मेरा एल इफेक्टिव 2r है, परंतु जब मेरा आंसर में r की बात मान लो मुझे नहीं चाहिए, तो r को तुम हटा दो, r को तुम रिप्लेस करने आना चाहिए। अब आना क्या चाहिए, बड़ा आसान काम है। ये वायर पूरा l लेंथ का था, मैंने उसको मोड़ के सेमी सर्कल बना दिया। पूरा सर्कल बनाता तो 2πr बचता, अभी सेमी बनाया है तो ये πr हो गया। तो r को रिप्लेस करने का तरीका कि इसको मैं l/π लिख सकता हूं, बस हो गया। अब मैं आराम से m डैश मुझे चाहिए, तो एक मैंने पकड़ लिया इसका पोल स्ट्रेंथ, और एल इफेक्टिव होना कितना चाहिए था 2r, लेकिन r नहीं, r के जगह l/π कर दूंगा। तो यहां से जो इसका m डैश आएगा इसका नाम हो जाएगा 2m। किसको लिखा हमने m, इसको और इसको m लिख दिया, तो 2m/π, 2m/π ऐसे इसको निकाल सकते हैं। एक इसको भी देखते हैं, यहां तो कोई टेंशन ही नहीं है, एल लेंथ का था वायर, इस वायर से तुमने पूरा का पूरा लूप बना दिया। देखना इसमें करंट नहीं है, करंट की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया, पूरा मोड़ दिया बिना करंट के। करंट होता तब आईए लगाते, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होता एनआईए लगाते। यहाँ करंट नहीं है, यहाँ करंट नहीं है, इसीलिए एल इफेक्टिव चेक करना जरूरी है। तो यहाँ एल इफेक्टिव मतलब डिस्प्लेसमेंट, एल इफेक्टिव कोई पूछे तुम तो सिंपल वहां डिस्प्लेसमेंट सोच लेना, तो वो तो हो जाएगा 0, इसीलिए यहाँ पे एम डैश भी 0 होगा। यही सवाल करंट होता तो आईए लगाते। तो इस तरीके से यहाँ पे सोच सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात कहीं से इसमें नहीं है। चलो अब जैसे ये कंडीशन है, इसको कैसे समझ सकते हैं। इसमें कह रहा है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप इन केस ए एंड केस बी बताइए। इसमें देखना करंट का डायरेक्शन दे रखा है, ये देखो ऐसे करंट जा रहा है, यहां से ऐसे होता हुआ ऐसे जा रहा है, और पड़ोस वाले में करंट का फ्लो देख लो, पड़ोस वाले में करंट का फ्लो ऐसे जा रहा है और यहां से ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए। आओ यहां समझते हैं, यहां तो करंट है, यहां तो करंट है, मतलब मुझे आई ए सोचना पड़ेगा, ये समझ में आना चाहिए। सबसे पहली बात यहां लिख देता हूं, यहां करंट है। अच्छा करंट पूरा नाम क्या है इसका, तो ये है भैया करंट कैरिंग कॉइल। करंट कैरिंग कॉइल मतलब मैं एम वेक्टर सोचूंगा तो मैं यहां आईए सोचूंगा, आईए सोचूंगा। अब देखो सारी लड़ाई एरिया वेक्टर की है कि एरिया वेक्टर कैसे फाइंड करें। इसमें सोचो, अगर मैं पहले मैं पूरे की सोचता हूँ, अगर ये पूरा सर्कल होता तो क्या होता। अगर मैं यहाँ पे एरिया वेक्टर के बारे में विचार करूं, ठीक है, तो 2 बार करना पड़ेगा, एक बार ऊपर में यहां और एक बार नीचे में। तो जब ऊपर वाले की बात करूंगा, ऊपर वाला पूरा कॉइल है, लूप है, तो उसका एरिया वेक्टर जो होगा पाई, ऊपर वाला लिख रहा हूं ध्यान से देखना, पहले ऊपर वाला यानी कि पाई और उसका रेडियस r2 उसका स्क्वायर, ये तो ऊपर वाले का मैंने लिखा। अच्छा अब जरा सोच के देखो, उसका जो डायरेक्शन है वो चल रहा है उसमें क्लॉकवाइज, तो सी से क्लॉक सी से क्रॉस, तो डायरेक्शन आ गया इसका इनटू द प्लेन। अब मुझे इस बात को समझ में आना चाहिए कि मुझे यहाँ m वेक्टर लिखना है, तो बस उसके हिस्से का जो करंट है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तब यहां से उसका m मिलेगा। ठीक है भाई, लेकिन इसको 1/2 से भी करना पड़ेगा क्योंकि इसने हाफ पोर्शन की बात करी। अब आ जाओ नीचे वाले सेक्शन की देखो, नीचे वाले सेक्शन की देखो, यहाँ पे आ गया पाई। अब ये देखो ये r1 स्क्वायर, अब उसमें भी करंट देखो सेम करंट का फ्लो हो रहा है, तो आई कर दिया और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, चूंकि हाफ सर्कल है। डायरेक्शन की बात सोचो,
डायरेक्शन की बात सोचो, ध्यान से देखो, डायरेक्शन की बात करो। यहां से करंट ऐसे गया है, इसका मतलब इसके हिस्से में करंट ऐसे गया होगा। अब ये तो अपने को एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, इसीलिए इसका डायरेक्शन डॉट होगा। यानी कि जब मैं नेट वैल्यू निकालूंगा तो वो घटेगा, नेट वैल्यू निकालूंगा तो वो घटेगा। अब नेट वैल्यू जब कोई घटाए तो उसको समझ में आना चाहिए कि उसको कैसे लिख सकते हैं। अब इसमें से मुझे कॉमन लग रहा है सब कुछ, आई पाई और 2, ये तो कॉमन लग रहा है भाई। तो आई पाई और नीचे 2, ये मुझे कॉमन लग रहा है। अच्छा, उसमें से घटाऊं किसको, जो बड़ा है उसमें से घटा दो। तो ये देखो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, इसको सॉल्व करते ही तुम्हारे पास m नेट की वैल्यू आ जाएगी, खत्म। यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, ऊपर वाले के लिए लिख रहा हूं और यहाँ नीचे वाले के लिए लिख रहा हूं। ऊपर वाले के लिए मैं लिखूंगा, सबसे पहले देखो एरिया लिख रहा हूं, एरिया पाई R2 स्क्वायर, हाँ इसका आधा कर दूंगा। नीचे वाले का लिख रहा हूं, देखना नीचे वाले का पाई R1 स्क्वायर और उसका आधा कर दूंगा। अब डायरेक्शन लिखना जरूरी है। ऊपर वाले में देखो करंट सी से क्लॉक, सी से क्रॉस, तो इसमें क्रॉस, अरे इसमें भी ये तो क्लॉकवाइज है, ऊपर भी क्लॉकवाइज नीचे भी क्लॉकवाइज, सी से क्लॉक सी से क्रॉस, तो इसमें भी ऐसा। अब उसके बाद अपने को बस आई से मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। ये ऊपर में करंट आई है, नीचे में भी सेम करंट जाएगा, ये रहा आई, यानी कि दोनों क्रॉस हैं, ऐड होंगे। तो जब तुमको एम नेट चाहिए, सिंपल इनको ऐड कर दो, खेल खत्म। तो कुल मिला के जब करंट फ्लो होता है तो उसको इस स्टाइल में सॉल्व किया जाता है। यहां से ऐसे बात बनती है, ऐसे चलेगा। अब इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक के टर्म है, उससे रिलेटेड बात इसमें करनी होती है। सारा का सारा रिलेशंस इलेक्ट्रोस्टैटिक से निकल के आता है। एक क्वेश्चन में इसमें ऐड कर देता हूं, जिसको तुम होमवर्क में ट्राई करना, और उसके बाद कल हम जब बात करेंगे तो कल इसके अंदर इलेक्ट्रो से रिलेटेड, जैसे कि वर्क, जब तुम बार मैग्नेट को किसी फील्ड में डालते हो तो क्या होता है, उस पर टॉर्क कैसे लगते हैं, इन सब के ऊपर बात करेंगे। तो आज बस इतना ही, इसको तैयार कर लीजिए, फिर बाकी काम कल करेंगे।